प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास बड़ोदरा, गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। जन्म हुआ है जातक का आश्विन माह में, और ऐसे लोग जो आश्विन माह में जन्मे होते हैं वो बुद्धिमान और तार्किक होते हैं। दक्षिणायन में सूर्य भी ठीक परिणाम देते हैं, मतलब सामान्यतया उत्तरायण जितने तो नहीं, पर जितने भी सफल लोग हुए हैं उनमें कई लोगों का जन्म उत्तरायण के छोड़ दक्षिणायन में भी हुआ है। शरद ऋतु शुक्ल पक्ष में हुआ है 10वीं तिथि को। ये जातक को धनवान और सुखी बनाने के साथ साथ मेहनत करके धन कमाने वाला बना देते हैं, और व्यक्ति का चरित्र बड़ा ही उच्चतम और बेहतर होता है। शनिवार को जन्मे होने से व्यक्ति असंतोषी प्रवृत्ति का और थोड़ी दुखी मानसिकता का होगा। जबकि वार के अधिपति लग्न में बैठे हैं और गुरु के साथ उनका राशि परिवर्तन हो रहा है, मतलब गुरु की राशि में शनिदेव और शनि की राशि में देवगुरु बृहस्पति। इस कुंडली का लाभ भाव बड़ा ही बलवान बना हुआ है। उसके साथ साथ आपकी कुंडली का भाग्य बल भी बहुत अच्छा है। सप्तम भाव में सूर्य और बुध का परिणाम कैसा होगा ये मैं आगे बताऊंगा। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि श्रवण नक्षत्र, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए, और साथ ही साथ चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। स्वास्थ्य का निरंतर रूप से ध्यान रखना होगा। बाहरी भोजन से स्वास्थ्य को नुकसान भी हो सकता है, और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो वैश्य वर्ण और देवगण के कारण दाम्पत्य तो लगभग इस कुंडली का ठीक नज़र आ रहा है, पर आगे नौमांस चक्र पे इसकी चर्चा करेंगे। पर जो प्रथम दृष्टया मुझे मालूम पड़ रहा है उसके आधार पर व्यक्ति का दाम्पत्य ठीक है, पर माता और पिता के संबंध कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। माता जहाँ तार्किक और कई बार बहुत ज़्यादा लाभ उठाने वाली, ऐसा भी है, जैसा मतलब कई बार माता और पिता के जीवन में मतभेद जाहिर हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि इस कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी जो बुध हैं वो सूर्य के साथ बैठ करके अंश बल में कमज़ोर हो करके अस्त हो गए हैं। तो चतुर्थेश जब अस्त होते हैं तो माता का घर उजड़ता है या माता का घर बिगड़ता है, या कई बार माता और पिता में अलगाव विलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। पंचांग में सबसे अच्छी बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो ये है कि इस कुंडली का चंद्रमा बहुत अच्छा है और वो बहुत बेहतरीन भी बैठा है। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा व्यवस्थित होते हैं, और व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि का, धर्मात्मा, चिंतन करने वाला, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सबके सामने अपने हृदय की बात कहने वाला, पर कई बार कान का कच्चा भी होता है। उसे अपने संबंधों को किस तरीके से एक सूत्र में कैसे गुंफित करना है, कैसे बांधना है, ये अभी फिर भी सीखने की आवश्यकता है। माता और पिता के बीच के मतभेदों को किस तरीके से समाप्त करना है, ये फिर भी अभी सीखना है। इसके साथ साथ हम सत्य का, धर्म का और जो अनुशासन का जो पालन होता है और उसकी जो डोर होती है उसको कितना मजबूती से पकड़ सकते हैं, और अपने आप को कितना ही चिरंतन, सत्य, शुद्ध बना सकते हैं, मनस्वी बना सकते हैं, जहां सारे लोग आपके लिए एक जैसे ही हो जाते हैं। इस कुंडली को इसकी आवश्यकता होगी, मतलब व्यवहार कुशलता की आवश्यकता है। ये आपकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें चंद्रमा आपको धनवान और किसी भी कार्य में सफलता अर्जित करने वाला, फैशन हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो जाए, सिविल का क्षेत्र हो जाए, MBA आदि फाइनेंस से जोड़ करके कोई काम करना हो तो आपकी कुंडली में इस तरीके का योग लगा हुआ है। कई बार तो आपकी कुंडली में कंप्यूटर क्षेत्र से भी धन कमाने का योग, सॉफ्टवेयर और IT के क्षेत्र से भी धन कमाने का योग बहुत ही मजबूत लगा हुआ है। तो आपकी कुंडली में ये पंचांग है। अब मैं आपकी कुंडली के लग्न चक्र में बैठे ग्रह किस नक्षत्र में कितने अंश पे बैठे हैं ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जन्म कुंडली के सूर्य की, जो इस मीन लग्न की कुंडली के लिए, मीन मतलब मछली, और 2 मछलियाँ जो इनका प्रतीक चिन्ह है मछली, मीन राशि का या मीन लग्न का, वो एक मछली दूसरे के पूंछ की तरफ है, और दूसरी मछली मतलब ऐसे हैं, एक सर है तो ऐसे है, ऐसे एक का सर, एक का मुख इधर है, एक का मुख इधर है, ऐसे। और प्रायः ये देवगुरु बृहस्पति की गौण राशि है। देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी हैं। राशि बनी है जन्म कुंडली में मकर, तो लग्न के अधिपति देवगुरु बृहस्पति और राशि के अधिपति बन गए शनि। तो देवगुरु बृहस्पति की गौण राशि
और शनिदेव की गौण राशि, यानी कि ये प्रधान राशियां नहीं हैं। प्रधान राशि शनि की कुंभ राशि होती है और देवगुरु बृहस्पति की प्रधान राशि धनु राशि होती है। तो गौण हैं चीज़ें, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमें बहुत सारी चीज़ों को उजागर करना है, बहुत स्पष्ट तरीके से उसे समझना है। और जो पर्दा लगा हुआ है रिश्तों में, व्यवहार में, चिंतन में, एजुकेशन में, इन सभी चीज़ों से आपको उस पे जो पर्दा लगा हो उसको हटाने की आवश्यकता है, और ये आप ही कर सकते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य देव बैठे हैं चित्रा नक्षत्र के 24 अंश 24 कला के। गुरु से दृष्ट होने से व्यक्ति का स्वतः का चरित्र बहुत अच्छा है, लोगों का प्रेम बहुत अच्छा है, माता और पिता का सुख बहुत अच्छा है, पर एक पक्षीय है। मतलब पिता या तो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या माता बेवजह आपके पिता को परेशान भी कर सकती हैं। राहु जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वो छठे भाव में है, इस वजह से हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी, मैंने यहीं पे बता दिया उनको। और सूर्य जन्म कुंडली में सप्तम भाव में लगभग मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि ये पश्चिम दिशा है और पश्चिम दिशा का अर्थ यानी कि सभी लोग युद्ध करके सो गए, और पश्चिम दिशा में सूर्य और बुध दोनों ही बलहीन हो जाते हैं। दिशा के बल से कमज़ोर पड़ने के कारण सूर्य और बुध का प्रभाव कुंडली में कमज़ोर हो रहा है, और इसके कारण कई बार जातक के जीवन में जो तर्क है, जो बुद्धि है, जो कृतज्ञता है, जो एक बहुत ही अच्छी बुद्धि जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही शार्प माइंड जो है, कि बिल्कुल ही तटस्थ होकर के सभी चीज़ों का, न्याय का और दर्शन को समझने वाला, उसमें कमज़ोरी है। मतलब हम अपने तर्क को गलत जगह पे ना लगाएं। हम जो कोई हमें कोई बात कह रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी बात पे पूरे तरीके से विश्वास कर लें। हम अपने से उससे ताक झांक करेंगे और उससे स्वयं से उसकी पुष्टि जब तक नहीं हो जाती है तब तक हम कान का कच्चा वाला व्यवहार नहीं रखेंगे। सूर्य चित्रा नक्षत्र में 22 अंश के शनि की दृष्टि जब सूर्य पे जाती है तो कई बार सरकार से और पिता से नुकसान भी होता है, या कई बार पिता आपके प्रेम की इच्छा रखते हैं। उस पर गुरु की दृष्टि आपको चरित्रवान तो बना देती है, और सूर्य से पंचम भाव के चंद्रमा व्यक्ति को सही निर्णय लेने वाला भी बनाते हैं। मतलब आप गलत निर्णय नहीं ले सकते। इस वजह से इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपका निर्णय सही और सत्य सिद्ध हो। आपके ऊपर दारोमदार है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और आप कुल के दीपक भी हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मंगल स्वग्रही होकर बैठे। चंद्रमा जन्म कुंडली में अपने नक्षत्र के 20 अंश के बैठे हैं, गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाएंगे। और गुरु और शनि का जो आपस में परिवर्तन है वो सामान्यतः बहुत ही अच्छा और उत्तम परिवर्तन माना जाएगा। लग्नेश अगर गुरु हैं और एकादशवें भाव में बैठे हैं तो ये कई बार इच्छा की पूर्ति में विलंब भी करते हैं और व्यक्ति को न्याय प्रिय भी बनाते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति का पराक्रम न्याय से युक्त है, या पराक्रम वो जो कर रहा है उसमें सही दिशा में है, वो गलत जगह पे पराक्रम नहीं कर रहा है, और उसका पराक्रम उसे परिणाम निश्चित रूप से देगा। चंद्रमा का एकादशवें भाव में बैठना और किसी भी पापग्रह से प्रभाव में नहीं जाना, जन्म कुंडली में लग्नेश के साथ चंद्रमा का एकादशवें भाव में जाना व्यक्ति के जीवन में लाभ, धन, ऐश्वर्य, सुख और बहुत ज़्यादा प्राप्त करना, जीवन में एक ब्रॉड लेवल पे जो चीज़ें प्राप्त होंगी वो चंद्रमा और गुरु के कारण होंगी। मंगल जन्म कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं 15 अंश के, और शुक्र के साथ बैठे हैं। तो बहुत ध्यान से अगर समझेंगे तो लग्नेश और धनेश, क्या बोलते हैं, लग्नेश नहीं, धन और पराक्रम भाव के स्वामी दोनों एक साथ बैठे हैं। तृतीय भाव के स्वामी का नवम भाव में बैठना भाग्य को कभी कभी संघर्ष में भी लेके जाएगा, और धन भाव के अधिपति का पराक्रमेश के साथ नवम भाव में बैठने से मेहनत करके धन कमाना और कंपटीशन को फेस करके धन कमाना, ऐसे सामान्यतया बहुत आसानी से धन कमाने में व्यक्ति को मेहनत लगेगी। मतलब मेहनत करने से बाज नहीं आना है, हमें संपूर्ण अपनी ऊर्जा डालनी है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंगल पराक्रमेश के साथ जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं। हालांकि यहाँ पे व्यक्ति के अंदर फैशन, हार्मोनल डिसबैलेंस, नेत्रों की समस्या, पिता के साथ मतभेद, कई बार पिता से वैचारिक मतभेद, या कई बार कम्युनिकेशन पत्नी के साथ गड़बड़ हो, और उच्च शिक्षा में व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाता है तो इसका कुछ अच्छा लाभ भी है। शिक्षा के मामले में, धर्म के मामले में, दान पुण्य परोपकार के मामले में, पर कुछ कमजोरी व्यवहारिक धरातल पर अगर बात करते हैं तो कमजोरी पर्सनल रिलेशनशिप में आ रहा है।
मंगल के बाद अगर वो अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं तो उसे आप ये कह सकते हैं कि मंगल अनुराधा नक्षत्र में बैठ करके आपको तकनीकी समझ दे रहे हैं और साथ ही साथ उच्च शिक्षा में आपकी मदद भी कर रहे हैं। परोपकारी और दानी बना रहे हैं, पर व्यक्ति दान करके बताने वाला भी होता है। बुध आपकी कुंडली में 22 अंश के बैठे हैं, 41 कला के साथ हस्त नक्षत्र में बैठे हैं और जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है वो 11वें भाव में बैठ करके आपको निर्णय लेने में आपकी मदद कर रहे हैं। बुध लग्न में अगर देख रहे हैं तो व्यक्ति पूर्व जन्म में भी भगवान का भक्त था और लेकिन अपने बुद्धि का कई बार गलत इस्तेमाल किया, दूसरों को सताने में या पीठ पीछे बुराई करने में भी व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा लगाई है। तो इस जन्म में ये गलती ना हो, इसका चिंतन आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। हम गलत मैत्री में ना जाएं, गलत तर्क वितर्क ना करें, बड़ों का अनादर ना करें और सबको साथ लेकर के कैसे चल सकते हैं, इस बुद्धि को जागृत करने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में 18 अंश के बैठे हैं, किसी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं और जन्म कुंडली में लग्नेश और पंचमेश की युति एक साथ 11वें भाव में जातक को तीव्र बुद्धि वाला, मानसिक चिंतन करने वाला, बुद्धिमान, ज्ञानी, सुखी, ऐश्वर्यशाली और बहुत ही कुलीन घर में पैदा लेने वाला और पिता का आदर करने भले वाला ना हो पर पिता के लिए आदरणीय जरूर होता है। पिता की चिंता व्यक्ति को लगी रहती है, पिता उसकी चिंता करने वाले होते हैं। समाज का, माता पिता का प्रेम व्यक्ति को मिलता है और वो बहुत अच्छे स्तर पे जाकर के समाज में अपना नाम रोशन भी करता है। देवगुरु बृहस्पति के बाद अगर शुक्र की बात करते हैं तो अनुराधा नक्षत्र में वो भी बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ व्यक्ति को बहुत ही अच्छा भाग्य, मंत्र जप, गुरु का सानिध्य और कम्युनिकेशन, इसके साथ एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शनिदेव आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं, वो बहुत अच्छे नहीं होते, इस वजह से कई बार व्यक्ति को लंबे छरहरे बदन का बना देते हैं और कई बार व्यक्ति दुर्दांत, कठोर निर्णय लेने वाला, जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी और दांतों के दर्द से परेशान, व्यक्तित्व पे काम करने की आवश्यकता और कई बार कठोर निर्णय लेने वाला, किसी को कुछ भी बोल देने वाला और अच्छी मित्रता से वंचित रह जाने वाला बना देते हैं। मतलब ये स्थिति आपकी कुंडली में शनिदेव के कारण हो रही है। राहु आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, उनकी दशा में हमें मेहनत करने की आवश्यकता होगी। हम अपने आप को बहुत सिद्ध करेंगे और कई बार हमें राहु के कारण अपने घर से दूर रहना पड़ता है, कई बार उनके कारण कारोबार में परेशानी आती है, कई बार आपके संबंध लोगों से बिगड़ते हैं और कई बार तो आपको बेवजह की चीज़ों पे व्यय भी करते हुए देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें राहु दिखा रहे हैं। इस कुंडली में इतनी सारी चीज़ें, सप्तम भाव बलवान है, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में मोक्ष अच्छी है, मोक्ष मिल जाए या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इस वजह से सत्कर्म की आवश्यकता। 11वें भाव में गुरु लग्नेश के साथ पंचम भाव के अधिपति 11वें भाव में, ऐसी स्थिति में व्यक्ति विनय संपन्न और विवेकी होता है। नौमांस चक्र में लग्न कुंडली के 12वें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। लग्नेश स्वग्रही, ये बहुत अच्छी बात है। राहु और मंगल, जिसमें मंगल वर्गोत्तम, मैंने सिद्धांत बताया था, वर्गोत्तमो व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामानि मुनिंद्र जाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तमो तत्स्वनवान सकास्तु। वर्गोत्तम है मंगल, इस वजह से ऊर्जा, एनर्जी, निर्णय और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके साथ कम्युनिकेशन और दुनिया को समझने की ताकत, ये सब बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ कि यहाँ व्यक्ति दानशीलता और परोपकार के शिखर पर भी पहुँच सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सूर्य स्वग्रही हो रहे हैं। गुरु यहाँ मिथुन राशि में, वहाँ मकर राशि में है, इस वजह से गुरु की दशा में पत्नी का स्वास्थ्य और कई बार चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, पर यहाँ दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा है। यहाँ सूर्य और बुध आपको कुतर्की पत्नी दे सकती हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा और बुध आपको दाम्पत्य को न तोड़ने वाला या दाम्पत्य को आगे ले जाने वाला, दाम्पत्य को निभाने वाला और चुनौतियों का बहुत ही सरलता से, बहुत आत्मीयता से सामना कर लेने वाला और विवाह के प्रति एक सकारात्मक और श्रेष्ठ रवैया रखने वाला बना देते हैं। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जो शुक्रदेव बैठे हैं वो कई बार सास और ससुर के स्वास्थ्य को कमज़ोर करता हुआ और ससुराल से उतना आदर न मिले या ससुराल जो है वो कई बार हावी हो जाए, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। जबकि नवमांसा चक्र के नवम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना और अष्टमेश का जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शत्रु के साथ शत्रु की राशि में बैठना ठीक नहीं होता। इस वजह से कई बार चंद्रमा, बुध, शुक्र की दशा में विषम परिस्थितियों का निर्माण, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, जैसे निर्णय लेने में कमजोरी, जैसे पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो, जैसे कई बार ससुराल वालों से संबंध कमजोर हो, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती है। ये कुंडली ऋण में नहीं रहेगी और ये कुंडली सदैव
प्रगतिशील है, क्योंकि मीन लग्न की कुंडली है। ऐसे लोग थोड़े दुखी होते हैं। दार्शनिक चिंतन होने के कारण कई बार ऐसा होगा जब आपकी बात लोग समझ नहीं पाएंगे, और कई बार आप अपना धन लगा करके, अपनी बुद्धि लगा करके, अपनी एनर्जी लगा करके दूसरे का काम बनाते हैं, और दूसरा फिर काम बन जाने के बाद आपको ही अंगूठा दिखा देता है। लग्न कुंडली में जो 12वें भाव की राशि बनी है वो यहाँ लग्न में बनी है। इस वजह से कई बार पत्नी व्यय करने वाली या पत्नी के कारण धन व्यय होता है। इस वजह से सावधानी की आवश्यकता होगी। लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के दशम स्थान के स्वामी बन रहे हैं, और यहाँ मंगल वर्गोत्तम होने के कारण बहुत अच्छी स्थिति होगी। मंगल की दशा सर्वोत्कृष्ट और अच्छे ग्रहों में से एक होगी। सर्वाधिक अंशों के साथ आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठा हुआ है वो बने हैं सूर्य, जो आपकी कुंडली के 6वें भाव के स्वामी। इस वजह से नौकरी करना बेहतर होगा। और मैं तो ये बात भी कहता हूँ कि सूर्य यहाँ भी 7वें भाव में बैठे, यहाँ भी 7वें भाव में सूर्य भी वर्गोत्तम है। तो मंगल वर्गोत्तम जो आपकी कुंडली के भाग्येश हैं, सूर्य वर्गोत्तम जो आपकी कुंडली के ऋणेश हैं। इस वजह से ऋणों से परेशान नहीं होना है और शत्रुओं से परेशान नहीं होना है। आत्मीयता, बौद्धिकता, चरित्रवान होने का गुण, नैतिकता, ये सब आपकी कुंडली में भरे पड़े हैं। बस हमें उसको उजागर करने की आवश्यकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें मैं समझा देता हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने ग्रहों के बारे में चर्चा की है, जिसमें शनिदेव रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। इसके कारण व्यक्ति को तकनीकी जानकारी बड़ी अच्छी होती है। कुंडली के कुछ कमज़ोर पक्षों पर चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली के 11वें भाव में गुरु बैठे हैं और नीच के बैठे हैं, और लग्न में शनि बैठे हैं। तो अच्छाई में जो बात बन रही है, यहाँ बुध बहुत ही अच्छा और संतुलित श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। जहाँ व्यक्ति धनवान होता है, स्त्री का सुख अच्छा भोगता है, पर ब्रह्मचर्य व्रती नहीं होता, और वीर्य की दुर्बलता के कारण कई बार संतान उत्पादन करने की शक्ति कम होती है या होती जाती है। इस वजह से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये पहली बात है। बाकी यहाँ धन और प्रतिष्ठा के मामले में कुंडली बहुत अच्छी है। 11वें भाव में गुरु बैठे हैं, जो व्यक्ति को समाज से, लोगों से बांध कर रखने वाला और बड़े बड़े लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेने वाला, साथ ही साथ तर्क बुद्धि में बहुत ही महारत व्यक्ति को हासिल होती है। मतलब गुरु की दशा में बहुत सारी चीज़ें लाभ है, जैसे धन हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, सुख हो जाए, संपदा हो जाए, संपत्ति हो जाए, पुत्र हो जाए, दाम्पत्य हो जाए, एक अच्छा नेचर मिल जाए। ये सब गुरु की दशा में होगा, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ। लेकिन लग्न में जो शनि बैठे हैं, ये व्यक्ति को कृपण बनाएंगे। और क्यों ऐसा बनाएंगे? क्योंकि 22 अंश के वक्री हैं और किसी भी शुभ ग्रह का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। बुध और सूर्य इस कुंडली में बाधक ग्रह बन जाएंगे। तो कई बार बाधाओं के साथ शनिदेव भी परिणाम करेंगे, और कई बार सूर्य और बुध भी बाधाओं के साथ ही परिणाम करेंगे। लेकिन लग्न में शनिदेव, मीन राशि के शनिदेव लग्न में अच्छे होते हैं, पर उतने नहीं जितने सप्तम में अच्छे होते हैं। तो मतलब ये स्थिति बिल्कुल ही उलट गई है। लग्न में सूर्य और बुध को बैठना चाहिए था, जबकि बैठ गए हैं शनिदेव, और बैठना चाहिए था 7वें भाव में शनिदेव को, जबकि बैठ गए हैं वो लग्न में। तो ये दोनों ही ग्रह आपस में अगर परिवर्तन कर रहे होते, एक दूसरे के स्थान में बैठे होते, तो कुंडली की विलक्षणता और भी ज़्यादा बढ़ जाती। पर ऐसा हो नहीं रहा है। इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति कई बार असंतुष्ट और मनोविकारों से युक्त, मानसिक प्रभावों में कमज़ोर, विक्षिप्तता का शिकार, और दूसरों की प्रगति देख करके जलने वाला, या दुर्दांत, कठोर, जिद्दी, या हल्के हल्के नेचर वाला होता है। मतलब हमें इन सभी विषयों पे काम करने की आवश्यकता है। आलस्य है, प्रमाद है, कुंठा है, प्रवृत्ति मूलक है विचार कि मतलब त्यागूं नहीं, चीज़ों को पकड़ के रखूं, और कई बार चीज़ों का नुकसान करना, एक पक्षीय हो जाना, किसी एक की सुनना, दूसरे की नहीं सुनना, बीच का रास्ता व्यक्ति नहीं निकाल पाता है। तो ये सब जो कमजोरियां हैं वो इसी शनि के कारण है। बाकी व्यक्ति माता और पिता के सेवा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और इसमें व्यक्ति अपने पिता का आज्ञाकारी होता है, क्योंकि गुरु जन्म कुंडली में बुध को देख रहे हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु और बुध का संबंध बन जाता है, वो व्यक्ति पिता का आज्ञाकारी होता है। एक पक्ष और भी कहता है कि जन्म कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी अगर तीसरे भाव को देख रहे होते हैं, तो भी व्यक्ति पिता का आज्ञाकारी होता है। अब मैं इस कुंडली पे चर्चा कर देता हूँ मारक ग्रहों की। तो जन्म कुंडली में सबसे पहले तो बाधक बात बनी, तो बाधक बनते हैं सूर्य और बुध। मीन लग्न की कुंडली के लिए जन्म कुंडली में दशम और लग्न के अधिपति होकर के देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में महालाभकारी योग बना रहे हैं, पर उतने मजबूत नहीं हैं, थोड़े कमजोर हैं, क्योंकि गौण राशि में जा रहे हैं। शनि की गौण राशि में और गुरु की गौण राशि में शनि। द्वितीय भाव के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली में मंगल का संबंध स्वग्रही शुक्र के साथ है। इस वजह से मंगल और शुक्र यहाँ मारक नहीं होंगे। जबकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं, ये लगभग 25 से 50 लगभग 25% मारने का काम करेंगे।
इस कुंडली में जो मारक ग्रह होगा वो शनि, और शनि की दशा मारक होगी क्योंकि जन्म कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं और रोगेश से दृष्ट हैं या फिर छठे भाव के स्वामी से। हालांकि इस कुंडली में प्रत्यक्षतया कोई ग्रह मारक ऐसा बन नहीं रहा है, बाधक ही बन रहे हैं सूर्य और बुध। मारक व्यक्ति स्वतंत्र, इसका अर्थ क्या होगा कि व्यक्ति स्वतंत्र होकर के अपनी स्वतंत्र आयु जिएगा। और जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति जो स्थिति बना के बैठे हैं वो चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं, और उसके बाद जो अष्टम भाव के स्वामी हैं वो स्थिर राशि में बैठे। इस वजह से व्यक्ति की आयु अच्छी रह जाती है। लग्न में शनि वैसे भी व्यक्ति को एक अच्छी आयु दे जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, केतु की दशा कई बार मानसिक कष्ट देगी, सूर्य और बुध की दशा व्यक्ति को भटकाएगी, परेशान करेगी, चिंता देगी, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। राहु की दशा कई बार व्यक्ति को रोग, शोक, मोह, द्रोह, परेशानी और शत्रुओं का बढ़ना घटना ये दे सकती है। जबकि जन्म कुंडली में इतनी सारी चीज़ें। शुक्र और मंगल की दशा में हार्मोनल डिसबैलेंस और कई बार व्यक्ति के स्वास्थ्य में परेशानी भी देखने को मिल रही है। दशमांसा चक्र में जो स्थिति बनी है उसमें लग्न के अधिपति का नवम भाव में गुरु के साथ बैठना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा होता है। शुक्र का स्वग्रही होना और धन भाव के स्वामी का सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखना, व्यक्ति स्वतंत्र कारोबार भी अगर कल को करना चाहे तो 100% कर सकता है। जबकि जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी का संबंध पराक्रम भाव के स्वामी के संबंध से एक साथ छठे भाव में जाना, ये कई बार व्यक्ति को जीवन में आने वाली चुनौतियों का मजबूती से सामना करना, अधिकारों की सुरक्षा करना और कर्तव्य का पालन करते रहना, ऐसा मंगल, बुध और गुरु करा रहे हैं। कारोबार में जो भाग्य का सुख मिल रहा है, माता पिता का आशीर्वाद मिल रहा है, इनका जो कनेक्शन है वो सब गुरु और चंद्रमा के कारण है। और एक बात और भी है जो मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ कि व्यक्ति अपने कारोबार में निश्चित रूप से सफल होगा। ये आप लिख लीजिए, मेरी बात कट नहीं सकती है। और ये दशमांसा चक्र का चक्र बता रहा है क्योंकि लग्नेश भाग्य भाव में गुरु के संग, चतुर्थ भाव बलवान, राहु दशम स्थान में, व्यक्ति की सामाजिकता, व्यक्ति का कारोबार को लेकर के जो अटेंशन होता है वो बहुत ही उच्चतम स्केल पे होता है। नक्षत्र के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो श्रवण नक्षत्र में दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है, इस वजह से त्रिपिंडी श्राद्ध, पिंडदान वगैरह होता रहे। मंगल के साथ शुक्र का संबंध भी है, इस वजह से अपनी कामुक भावनाओं पे नियंत्रण रखना है। बहुत ज़्यादा हमें किसी के संपर्क में आकर के अपने आप को रोगी और निश्चिंत नहीं बनाना है। हमें अपनी मैत्री पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पड़ोसियों से संबंध हमारे खराब ना हो, पत्नी बहुत ज़्यादा तर्क करे तो चुप हो जाए। शुभ अंक आपकी कुंडली के लिए 1 और 3 रहेगा। मित्रता करें कर्क और वृश्चिक वालों से। धन कमाने के लिए आप जा सकते हैं उत्तर दिशा की तरफ। विवाह जिनसे आप कर सकते हैं वो मकर राशि, वृश्चिक राशि और इसके साथ साथ मीन राशि की जातिकाएं आपके विवाह के लिए सर्वोत्तम होंगी। इसके अतिरिक्त आप विवाह के लिए दक्षिण और पूर्व की दिशा में जा सकते हैं। विवाह की दशा आपकी कुंडली में 2027 के फरवरी के बाद आएगी। नियंत्रण रखने की आवश्यकता है अपने आप पे, निर्णय लेने से पहले, किसी को कोई चीज़ बोलने से पहले, इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ अगर स्थान परिवर्तन करना हो, नौकरी बदलनी हो तो केतु के साथ सूर्य और शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाग्यशाली आप इस वजह से भी हो जाते हैं क्योंकि चतुर्थांसा चक्र में गुरु बढ़िया बन रहे हैं और जितना ज़्यादा आप अपने आप पे फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका भाग्य बल रहेगा। इस कुंडली में राहु और केतु की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी। शनि चंद्रमा की दशा में भुजाओं से संबंधित, भुजाओं में दर्द की समस्या होगी और कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऐसे कोई विशेष लंबी परेशानी नहीं है। विद्या अध्ययन इस कुंडली में कभी कभी कमज़ोर होगा, कभी कभी विद्या अध्ययन में माता और पिता के मतभेद के कारण रुकावटें आएंगी, लेकिन व्यक्ति की कुंडली में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। संतति का सुख 100% बहुत अच्छा है। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप मंगल और शुक्र के साथ चंद्रमा की दशा में जा सकते हैं। किसी भी भवन, भूमि, वाहन को खरीदने का काम ये आप मंगल, चंद्रमा और शुक्र की दशा में ले सकते हैं। भाग्य का बल आपकी कुंडली में 100% बहुत अच्छा नजर आ रहा है। वार के हिसाब से अगर बात करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति का वार, गुरु और चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो शुक्र, राहु और केतु की दशा शांति देने वाली होंगी, जबकि मंगल, चंद्रमा, बुध, गुरु, शनि और सूर्य की दशा हेडेक, घर में कलह और विद्वेष कराने वाली हो सकती है।
क्लियर है। हम में अष्टक वर्ग पे अगर मैं आपके बारे में कुछ बात बता दूं तो अपने व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा गंभीर और शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। हम अपनी वाणी को और भी ज़्यादा संयमित और शांत रखेंगे। हम मेहनत और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और संपत्ति 100% इस कुंडली की बहुत अच्छी है। इस कुंडली की एजुकेशन बहुत अच्छी है। नौकरी और व्यापार में नौकरी ज़्यादा अच्छी है। सरकारी हो, सरकारी एजेंसियों में जुड़ करके काम करना हो, बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार से ज़्यादा अच्छी बात आपकी कुंडली में नौकरी के लिए है। कंसंट्रेशन पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता, सामाजिकता बना करके रखने की आवश्यकता, पति और पत्नी, धर्म, शास्त्र, अध्यात्म, चिंतन, तीर्थ यात्रा इस कुंडली की बहुत अच्छी है। साथ ही साथ इस कुंडली की सामाजिकता बैलेंस है, इसको हम और भी ज़्यादा ठीक कर सकते हैं। इसके साथ आप अगर जीवन में जिस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, जो चीज़ आपने लक्ष्य के रूप में बनाया है, जिस भी लक्ष्य के पीछे आप भाग रहे हैं, वो 100% आपको पूरी भी हो जाएगी, चाहे मैंने उसका जिक्र इस कुंडली के विश्लेषण में किया हो या ना किया हो। इसके साथ साथ आप अगर विदेश रहना चाहते हैं तो 100% रह सकते हैं, इसमें ज़रा भी कोई संशय नहीं है। रत्न के आधार पर अगर मैं इस कुंडली के लिए बात कहूँगा तो सबसे ज़्यादा आपकी कुंडली में रत्न बनेगा एक मोती, और उसके बाद 3 मुखी रुद्राक्ष, और साथ ही साथ चिरचीटे की जड़, और साथ ही साथ एक नवग्रह कवच। इतनी सारी चीज़ें। अगर मैं इतनी बात कह दूं तो हमें सावधान होना होगा 2038 से 40 तक। उसके बाद हमें एक बार सावधान होना होगा 2031 के दिसंबर से 2032 के दिसंबर तक। स्वास्थ्य के मामले में, आर्थिक परेशानी, कारोबार, दाम्पत्य, ये सब इस दशा काल में परेशान रहेंगे। उसके बाद आपको परेशानी होगी, आलस्य बढ़ेगा आपका शनि की दशा में, क्योंकि लग्न में बैठे हैं। 2040 से लेकर के 43 तक की दशा में कई बार मन, बुद्धि, चित्त में व्यग्रता, आलस्य का प्रभाव और कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात कर दूं तो आपको वैसे तो इस कुंडली में बहुत ज़्यादा 7.5 और ढैया का कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, पर फिर भी लग्न में शनि बैठे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, इस वजह से हड्डी और दांतों के रोगों से व्यक्ति को परेशानी होती है, और कई बार व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियां राहु के कारण होती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं शनि की दशा में बात करूं तो शनि की दशा में केतु का अंतर कष्ट देने वाला होगा। शनि की दशा में सूर्य और बुध का अंतर भी कष्ट देने वाला होगा। और इसके अतिरिक्त इतनी सारी चीज़ें हैं। और भी मैं ग्रहों के बारे में बता दूं तो सूर्य यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और एजुकेशन को बैलेंस करेंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको दाम्पत्य को बैलेंस करना और बचाने की कोशिश करेंगे। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको सर्वस्व सुख देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको रोग और शोक दे सकते हैं, पत्नी से मतभेद दे सकते हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको मेहनत करने का बल लगाएंगे और कई बार आपके अनुभवों की वृद्धि करेंगे। उसके बाद आपकी कुंडली में शनिदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको धन लाभ और यात्रा का लाभ और बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस करने की स्थिति, हालांकि थोड़ी बहुत कमजोरी है। राहु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर राहु की दशा में हमें सावधान, शांत, धैर्य, लालच से विहीन होकर के काम करना होगा। आप शेयर बाजार और बैंकिंग फाइनेंस से जोड़ करके भी काम 100% कर सकते हैं। बजरंग बली की पूजा इस कुंडली को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगी। आत्मकारक ग्रह के रूप में अगर आपकी कुंडली में सूर्य बनते हैं, और इसके बाद आपकी कुंडली में अगर मैं बात कर दूं तो अमात्य कारक ग्रह के रूप में आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, और ये दोनों ही लगभग ठीक है। जिसमें सूर्य ज़्यादा बलवान है, इस वजह से व्यक्ति की आत्मा कभी मरेगी नहीं। इस वजह से उसे कभी भी ऐसा कोई काम जीवन में ना करिए जिससे सामने वाले को लगे कि ओह, इसने मुझे सुना नहीं, एक पक्षीय होकर के मेरे खिलाफ गया, और फिर ये दोष कुंडली को लग जाएगा। इस वजह से जितना ज़्यादा हो सके शुद्ध रहें, माता पिता को सामान्यतया समान आदर दें, सबकी बात सुने, सबको साथ लेकर चलें, गाय की सेवा करें, सबके प्रति अच्छा भाव रखें। जितना ही उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं उतने ही अपने आप को निर्मल और शांत बनाते रहिए। सबके लिए एकदम बालक जैसे हो जाइए। कोई जहाँ पे षड्यंत्र नहीं, कोई जहाँ पे रणनीति नहीं, और कोई जहाँ पे कोई चापलूसी नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें आपकी कुंडली में, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।